एपिसोड 1 में जब केइची हिनामिजावा की न्यूज पढ़ रहा होता है तब रेना वहां आ जाती है। इसके बाद केइची को पीछे से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। वो डरे हुए फेस के साथ पीछे मुड़कर देखता है। उसे रेना खड़ी दिखाई देती है जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है। केइची रेना के हाथ में चाकू देखकर बहुत डर जाता है। वो डर के मारे गिर जाता है। उसे गिरता देख रेना उसके पास आकर कहती है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? केइची कहता है, तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा चाकू देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर रेना कहती है, तुमने ही तो कहा था क्विंटा डॉल को नीचे से निकालने के लिए कुल्हाड़ी जैसा कुछ काम आएगा, इसलिए मैं ये चाकू ले आई। केइची कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चाकू ले आई। इसके बाद वो रेना से बोलता है, आज अंधेरा कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए अब हम कल तुम्हारी क्विंटा डॉल को निकालेंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो हमेशा की तरह क्लास में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो सब कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल की बातें कर रहे होते हैं। केइची कहता है, ये फेस्टिवल सुनने में तो बोरिंग सा लग रहा है। मियो कहती है, ये बिल्कुल बोरिंग नहीं है। इसके बाद वो सब फेस्टिवल की बातें करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तोमिताके बर्ड्स की फोटो ले रहा होता है। वहाँ उसे केइची की पीछे से आवाज आती है। केइची के साथ मियो और रेना भी होती है, जिसे देखकर तोमिताके कहता है, केइची तुम तो लड़कियों के बीच बड़े पॉपुलर हो, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। केइची कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो सब बातें करने लगते हैं। बातें करने के बाद तोमिताके वहाँ से चला जाता है। केइची उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों भी तोमिताके को जानती हो? मियो कहती है, ये तो साल में 2 से 3 बार यहाँ घूमने आता है। वो यहाँ की सीनरी और वाइल्ड बर्ड्स की पिक्चर्स लेता है। इसके बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल आ जाता है। फेस्टिवल में रीका किमोनो पहनकर आती है, जिसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर फेस्टिवल पर हमला कर देते हैं। फेस्टिवल में तोमिताके भी होता है। वो उन सब की एंजॉय करते हुए अलग अलग पिक्चर्स लेने लगता है। इसके बाद रात हो जाती है। एक इंसान डीमन टाइप का मास्क पहनकर ढोल बजा रहा होता है। उसके ढोल पर रीका कुछ अजीब सी चीज कॉटन के साथ कर रही होती है और सब लोग रीका को ये करते हुए देख रहे होते हैं। फेस्टिवल खत्म होने के बाद केइची रेना को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे तोमिताके किसी लड़की से बात करते हुए दिखाई देता है। वो उनके पास जाता है। वो लड़की केइची से पूछती है, क्या तुमने फेस्टिवल एंजॉय किया? केइची कहता है, हाँ मैंने किया। केइची इस लड़की को नहीं जानता। वो सब बातें करने लगते हैं। जहाँ केइची बांध कंस्ट्रक्शन के बारे में बातें करने लगता है। वो कहता है, पहले मर्डर के बाद अब तक 4 फेस्टिवल हो गए और 5वां फेस्टिवल आज रात है। ये सुनकर केइची हैरान हो जाता है। इसके बाद वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन वो सब गेम खेल रहे होते हैं। गेम में रीका बताती है कि उसे लोगों को प्यार से जहर देकर मारना पसंद है। इस गेम में भी केइची हार रहा होता है। गेम जीतने के लिए वो स्ट्रेटेजी बनाने बाथरूम चला जाता है। बाथरूम जाते टाइम उसकी टीचर उससे कहती है, तुमसे मिलने बाहर कोई आया है। केइची बाहर जाता है। वहाँ उसे एक आदमी खड़ा मिलता है। वो केइची से पूछता है, क्या तुम ही हो केइची? केइची कहता है, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन हो? वो आदमी कहता है, मेरी कार में चलकर बात करते हैं, वहाँ एयर कंडीशन भी है। केइची उसके साथ चला जाता है। वहाँ वो दोनों कार में बातें कर रहे हैं। वो आदमी उसे तोमिताके की फोटो दिखाकर कहता है, प्लीज मुझे बताओ अगर तुम इस आदमी के बारे में कुछ भी जानते हो। केइची फोटो देखकर कहता है, ये फोटो तो तोमिताके की है। ये सुनकर वो आदमी उसे दूसरी फोटो दिखाता है जिसमें एक लड़की होती है। केइची कहता है, मैं इस लड़की का नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैंने इसे कल रात तोमिताके के साथ देखा था। वो आदमी केइची से कहता है, क्या तुमने इन दोनों में कल रात कोई चीज नोटिस करी? केइची ये सब सुनकर उस आदमी से पूछता है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या इन दोनों के साथ? वो आदमी कहता है, ये जो फोटो में आदमी है, इसकी कल रात मौत हो गई। ये सुनकर केइची हैरान हो जाता है। वो आदमी बताता है, तोमिताके का फेस्टिवल वाले दिन खून हो गया। वो केइची से आगे कहता है, मुझे यकीन है कि इस खून का क्या मतलब है, ये तुम समझ गए होंगे। केइची कहता है, समझ गए होंगे मतलब क्या ये ओयाशिरो समा का कर्ज है? केइची उससे तोमिताके के मर्डर के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है, तोमिताके की पूरी बॉडी खून में सनी थी।
उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये लिखा है कि उसके खुद के नाखूनों ने उसका गला काटा है। ये सुनकर केइची हैरान रह जाता है। उन दोनों में इसको लेकर बातें होने लगती है। वो आदमी बताता है कि उसकी बॉडी में और भी चोट के निशान मिले हैं। ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने मिलकर हमला किया हो और हमें लगता है उसकी मौत करीब 9 से 11 के बीच में हुई है। केइची कहता है, उस लड़की का क्या हुआ जो उसके साथ कल रात थी? वो आदमी कहता है, वो लड़की अभी गायब है और ऐसा लगता है इस मर्डर में वो भी शामिल है। इसके बाद वो केइची को अपना फोन नंबर देकर कहता है, आज हमने जो भी बातें करी उसे सीक्रेट रखना, स्पेशली मियो और उसकी दोस्तों से। केइची कहता है, क्या मियो भी इसमें शामिल है? वो आदमी कहता है, मुझे अभी कुछ नहीं पता कि विलेज से कौन कौन इस मर्डर में शामिल है। इसके बाद वो आदमी केइची को अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। उसका नाम उइशी होता है। वो ओकिनोमिया पुलिस से है। अब हमें दिखाया जाता है बहुत जोर से बारिश हो रही है और स्कूल के अंदर केइची सोया हुआ है। वो पुलिस वाले की बात को लेकर सोच रहा होता है। वो मियो और उसकी दोस्तों को बातें करते हुए सुनता है। वो कहती है, मैंने सुना है फेस्टिवल वाली रात को एक लड़की और गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि ये कर्स है या फिर डीमंस ने उन्हें दूर भगा दिया। केइची को समझ नहीं आता कि ये क्या बातें कर रही है। इन्हीं बातों के दौरान मियो कहती है, अगर ये ओयाशिरो समा का कर्स हुआ तो? रेना कहती है, क्या अगली बार मैं मरने वाली हूँ? उनकी ये सारी बातें केइची बैठे बैठे सुन रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे मिलकर खूनी गेम खेल रहे होते हैं। तभी मियो कहती है, मैं भूल गई थी, आज मुझे अपने अंकल की काम में मदद करनी है। इसके बाद वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। मियो के जाने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ केइची और रेना बचे होते हैं। केइची जब कार्ड देख रहा होता है तब उसे एक सातोशी नाम का कार्ड मिलता है। वो रेना से पूछता है, क्या इस स्कूल से पहले बच्चों का ट्रांसफर हुआ है? रेना कहती है, हाँ कभी कभी हुए हैं। केइची पूछता है, क्या ये सातोशी भी ट्रांसफर हुआ था? सातोशी का नाम सुनते ही रेना का फेस बदल जाता है। वो कहती है, माफ करना, मैं इस बारे में नहीं जानती। मेरे यहाँ आते ही उसका ट्रांसफर हो गया था, इसलिए मैं उससे ज्यादा बातें नहीं कर पाई। ये सुनने के बाद केइची रेना को अजीब फेस के साथ देखता है। इसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए घर जा रहे होते हैं। केइची अचानक रुककर रेना से कहता है, तुम सब मिलकर मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे या कोई सीक्रेट तो नहीं छुपा रहे? रेना कहती है, हम तुमसे कोई सीक्रेट नहीं छुपा रहे। केइची कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। रेना कहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? केइची कहता है, तुम सब के सब मेरे से कोई ना कोई सीक्रेट छुपा रहे हो। रेना सीरियस फेस के साथ कहती है, तुम अपने बारे में बताओ केइची, क्या तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे? हम सबसे सीक्रेट्स नहीं छुपा रहे। केइची कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा और ना ही कोई सीक्रेट छुपा रहा हूँ। रेना कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। केइची कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? रेना कहती है, कल क्लब के दौरान तुमने कहा कि तुम्हें टीचर के ऑफिस बुलाया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम टीचर के ऑफिस नहीं गए थे। तुम स्कूल गेट के पास कार में किसी आदमी से बातें कर रहे थे, जिस आदमी को मैं नहीं जानती। बताओ केइची, कौन था वो आदमी? ये सुनकर केइची हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैं नहीं जानता वो आदमी कौन था। रेना कहती है, किसी अनजान आदमी को तुमसे बात करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? केइची कहता है, मैं सच में नहीं जानता। रेना कहती है, ठीक है, फिर ये बताओ तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? केइची कहता है, तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है। रेना अचानक गुस्से से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर उसकी आवाज अचानक नॉर्मल हो जाती है और वो कहती है, जैसे तुम्हारे पास हमसे सीक्रेट्स छुपाने के लिए है, वैसे ही हमारे पास भी तुमसे छुपाने के लिए है। इसके बाद रेना एक प्यारी सी स्माइल देकर कहती है, चलो अब घर चलते हैं। रात होती है। केइची अपने रूम में लेटा होता है। उसकी मम्मी की आवाज आती है, केइची, तुम्हारे लिए बुक स्टोर से कॉल आया है। वो फोन उठाता है। फोन से उसी पुलिस वाले की आवाज आती है। वो केइची से पूछता है, क्या आज कुछ अलग हुआ जिसके बारे में तुम मुझे बताना चाहोगे? इसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती है। पुलिस वाला बताता है, हिनामिजावा पहले विलेज ऑफ द डीमंस के नेम से जाना जाता था। पुलिस वाला उससे कहता है, क्या तुम्हें पहले मर्डर के बारे में पता है जिसके टुकड़े कर दिए थे? केइची कहता है, हाँ मुझे पता है
और उन 6 खूनियों में से एक खूनी अभी भी गायब है। पुलिस वाला कहता है हो सकता है कि वो गायब ना हुए हो बल्कि डीमन ने उन्हें भगा दिया हो। केइची कहता है फिर उन घटनाओं का क्या जो हर साल होती है। उन दोनों में इसको लेकर बातें होने लगती है। वहाँ उसे पता चलता है कि जब भी ओयाशिरो समा कर्स की बात आती है तब एक इंसान की मौत हो जाती है और दूसरा इंसान गायब हो जाता है। केइची उससे पूछता है उस हाउसवाइफ का क्या हुआ जिसे पिछले साल मार मार के जान से मार दिया था? क्या कोई उस टाइम गायब हुआ था? तुमने तो उस हाउसवाइफ के खूनी को भी पकड़ लिया था। पुलिस वाला कहता है हाँ, उसे पकड़ लिया था। वो एक ड्रग एडिक्ट था, लेकिन उसे अरेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि उस विक्टिम का बच्चा गायब हो गया और बाद में उस खूनी की भी मौत हो गई। केइची उससे पूछता है उस गायब हुए बच्चे का क्या हुआ? पुलिस वाला कहता है वो बच्चा तुमसे अभी 1 साल बड़ा होगा और उसका नाम है सतोशी कुन। ये सुनते ही केइची हिल जाता है क्योंकि कार्ड में भी उसी का नाम लिखा था। पुलिस वाला कहता है सातोशी पिछले साल तक तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता था। इसी दौरान केइची का फ्लैशबैक आता है जहां उसके स्कूल का पहला दिन दिखाया जाता है। केइची को उसी जगह बिठाया जाता है जहां पहले एक ट्रांसफर स्टूडेंट बैठता था। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। उसके रूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से लात मार रहा होता है। वो उसके पापा होते हैं। उनकी आवाज सुनकर केइची पुलिस वाले को सॉरी बोलकर फोन रख देता है। फोन रखने के बाद अपने रूम का दरवाजा खोलता है। वहाँ उसके पापा 2 चाय के कप लेकर खड़े होते हैं। केइची अपने पापा से पूछता है ये 2 चाय के कप आप किसके लिए लाए हो? उसके पापा कहते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ रेना थी, मुझे लगा तुम्हारे लिए चाय लानी चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए चाय ले आया। ये सुनते ही केइची हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या रेना यहाँ आई थी? उसके पापा कहते हैं अब तुम मेरे से छुपाओ भी मत, तुम उससे पूरा टाइम बातें कर रहे थे। ये सुनकर केइची के होश उड़ जाते हैं। वो अपने पापा से पूछता है क्या आपने उसे सीढ़ियों से ऊपर आते हुए देखा? उसके पापा कहते हैं हाँ, मैंने उसे देखा, बल्कि मैंने ही उसे कहा था कि तुम्हारा रूम सीढ़ियों के ऊपर है। ये सुनते ही केइची अपने पापा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी और पुलिस वाली की सारी बातें रेना ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन ली। इसी दौरान रेना उसके घर के बाहर खड़ी होकर उसके घर को घूर रही होती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।